हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विचार को रिवाइज कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको वर्ण कहाँ से आया, वर्णों के कितने प्रकार हैं और साथ में स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद के बारे में बताया। तो आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, एक बार रिवाइज करते हुए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी भाषा में आपके वर्ण आए और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब इन वर्णों का जो निर्माण है किस तरह से होता है, ध्वनियों का लिखित रूप है वर्ण। मनुष्य जो है ध्वनियों के साथ उत्पन्न होता है और इन ध्वनियों का लिखित रूप है वर्ण, जिनको हम अक्षर कहते हैं। तो जब भी हम भाषा सीखते हैं तो पहले हम अक्षर सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया था, चंद्रमा निकल आया। ये जो वाक्य है ये आपका चंद्रमा निकल आया इन सभी शब्दों से मिलकर बना है और साथ में फिर हमने चंद्रमा को भी तोड़ा। ये आपके वर्ण हैं। तो ये सभी आपके वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर आपके वाक्यों से मिलकर के भाषा बनती है। और यहाँ पर हमने कहा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला, जब किसी भाषा के वर्णों को हम क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, एक क्रम से उसको रखते हैं, तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में आपके 52 वर्ण हैं, जिनमें आपके 11 आपके स्वर हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, 2 यहाँ पर आपके अयोगवाह हैं जिसमें अंग और अह आता है, 4 आपके संयुक्ताक्षर हैं, साथ में 4 संयुक्ताक्षर के बाद 2 अतिरिक्त वर्ण हैं। हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के यहाँ पर पुनः 3 भेद किए गए हैं, लेकिन स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में ये 11 है। और देखो, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि आप किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उस वर्ण का उच्चारण करते समय आप कितना समय ले रहे हैं, इस आधार पर वर्णों के यहाँ पर स्वरों के 3 भेद हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है और ये हिंदी भाषा में ये 4 हैं, अ, इ, उ, री। और दीर्घ स्वर में जो है ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अ को ही आप जब खींचते हैं तो वो आ हो जाता है, दुगना समय का अंतर है सिर्फ, ठीक है। और प्लुत स्वर जो है दीर्घ स्वर से अधिक इनमें समय लगता है, यानी कि इनका उच्चारण करने में। तो हिंदी भाषा में इसका प्रयोग अभी नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में अभी भी हम इसका प्रयोग करते हैं। स्वरों की मात्राएं, तो जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिया जाता है, मिलाया जाता है, तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, इनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़ करके शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हिंदी में स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन व्यंजनों के साथ जुड़ करके अ जो है व्यंजनों की हलंत को हटा देता है, क्योंकि व्यंजनों पर स्वतंत्र अवस्था में जब व्यंजन होता है उसमें हलंत होते हैं, और जैसे ही हम उसमें अ ध्वनि को शामिल करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो वो हलंत हट जाता है और तभी हम उसका उच्चारण भी कर पाते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वरों की मदद के बिना नहीं किया जा सकता है। जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये हलंत को हटाता है। इसके अलावा जो भी आपके स्वर हैं उनकी मात्राएं हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं और स्क्रीन में भी आप देख पा रहे हैं, ये मात्राएं हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप लिख चुके हैं। फिर यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमने अभी अभी वर्ण के बारे में पढ़ा है।
अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। आप जब भी व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो सब में अ की ध्वनि जुड़ी होगी, अ का स्वर आपको सुनाई देगा। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं होती है तब व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं जिसे हम हल चिन्ह या फिर हलंत कहते हैं, जैसे क, च, झ, ठ, त, थ आदि यहाँ पर आ जाते हैं। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता है। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं जब आप जैसे कि आप पढ़ते हैं, री की मात्रा को जो है नीचे से लगाया जाता है और र में उ और उ की मात्रा जो है उसके मध्य भाग या पेट भाग में लगती है। फिर दूसरा आपने यहाँ पर अयोग वाह के बारे में पढ़ा था। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह दो वर्ण होते हैं, ठीक है, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनको ना स्वर की कैटेगरी में रखा है, या तो स्वरों में ये आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से अंग को अनुस्वार और अह को हम विसर्ग कहते हैं। अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसमें भी आपका अनुस्वार आ जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल आपके नाक से बाहर निकलती है तब इसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, इसे ही हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख, रंक, गंध आदि। दूसरा यहाँ अनुनासिक आता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण आप कर रहे हैं और उसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तो उस वर्ण को जो है, उस वर्ण के ऊपर जो है चंद्रमा और बिंदी लगाई जाती है, जिसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आप दांत का, अब देखिए इसमें उच्चारण आवश्यक है क्योंकि हम उच्चारण की बात कर रहे हैं। तो जब आप अनुस्वार का उच्चारण करेंगे उस समय वायु सिर्फ आपके नाक से बाहर आएगी और जब आप अनुनासिक का उच्चारण करेंगे तो उस समय वायु आपके नाक और मुख दोनों से बाहर आएगी, जैसे दांत, आंख, अंगूठी आदि। फिर यहाँ पर विसर्ग ध्वनि आ जाती है। तो इस ध्वनि का उच्चारण आधा ह के समान किया जाता है और इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, पढ़ते क्या हैं आप, अतः, फिर प्रातः, फिर स्वतः, प्रायः, सनेह आदि शब्द जो है ये आधा ह की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक चीज और है, आगत ध्वनि। आगत ध्वनियों को हिंदी भाषा में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के ऊपर से अर्धचंद्रमा लगाया जाता है, इसमें बिंदी नहीं होती है, इनको आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के ऊपर से आप जो है आधा चंद्रमा लगा देते हैं, बिंदी नहीं आती है यहाँ। कापी, तो ये आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं लेकिन यहाँ हिंदी भाषा में इनको प्रयोग किया गया है। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर आप पढ़ चुके हैं। व्यंजनों को हमने कल की क्लास में शुरू किया था। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है, स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु जो है थोड़ा रुककर मुख से बाहर निकलती है। और हिंदी में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है, क से लेके ह तक। अब ये स्वतंत्र अवस्था में है, हलंत के साथ स्वतंत्र अवस्था में, साथ में संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या जो है 37 हो जाती है। व्यंजनों के यहाँ पर अलग अलग दो आधारों पर जो है इसके भेद हुए हैं। पहला आधार है स्पर्श के आधार पर और दूसरा आधार है श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श यानी कि जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं और उस समय आपकी जीभ आपके मुख के अंदर कहाँ कहाँ स्पर्श करती है। दूसरा, आप किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय आपके मुख से कितनी वायु बाहर निकलती है। तो इन दो आधारों पर वर्णों के व्यंजनों के भेद हुए हैं। तो स्पर्श के आधार पर भी पुनः इसके जो है 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्व व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ मुख के विभिन्न भागों से जो है क्या करती है, स्पर्श करती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब उन्हें जो है 5 वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है। 5 वर्ग है यहाँ पर। जैसे अब देखो, पहला जो वर्ण है उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम दिया गया है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आप उच्चारण करिए, जब आप क वर्ग का उच्चारण करेंगे और जरा उच्चारण करके आप देखिए, क ख ग घ,
क ख ग घ, तो इसका उच्चारण आपके कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठ कहा जाता है क्योंकि उच्चारण स्थान है कंठ। च वर्ग का उच्चारण आप कीजिए च छ ज झ। मैं यूं इसलिए बाद में जो है जब अब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो ये इनको फिर से जो है अलग जो है इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं तो ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो च वर्ग च छ ज झ य। तो देखिए च वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके मुख के अंदर तालु स्थान पर जो है क्या करती है, स्पर्श करती है। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ। तो देखिए आपके मुख के अंदर इस प्रकार से जो है एक छत सा बना रहता है और नीचे जो है यहाँ आपका कंठ है। ठीक है, ये आपका क्या है, कंठ है, और कंठ के बाद यहाँ से आपका मुख है और ये आपकी जीभ है। ठीक है, तो ये आपका कंठ है। यहाँ पर आपकी जो अंदर की तरफ है ये आपका मूर्धा है, ये आपकी मूर्धा है, और यहाँ पर आपका तालु है, और ये आपके दांत, आगे आपके दांत आएंगे, तो यहाँ पर दांत और फिर आप ओंठनी तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार का जो है आपके मुख के अंदर फिगर होता है। तो अंदर ट ठ, तो अंदर जब आप ट, आपकी जीभ जो है पूरी मुड़ जाती है, ट जीभ यहाँ से आपकी इधर चल जाती है, ट इस तरह से। और जब आप कहते हैं च च च करते समय आपकी जीभ इधर लगती है, च सामने दांत के पीछे। तो इस तरह से ये आपका मूर्धा है, ट ठ ड ट ठ ड, इस तरह से जो है ये अंदर की तरफ आपकी ट, कंठ की तरफ। ठीक है, तो ये तक आपका जो है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका त वर्ग, फिर त वर्ग आपका जो आता है यहाँ त, ये तो अब त वर्ग आपके दांतों को, दंत त थ द ध न। और देखिए जब आप स्पर्श करेंगे और उच्चारण करेंगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ आपकी जीभ स्पर्श कर रही है इनका उच्चारण करते समय। फिर आपका प वर्ग आता है प फ ब भ म। अब इन सब का उच्चारण करते समय आपके दोनों जो ओंठ हैं जो आपके वो आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ या ओष्ठ कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर वर्ग हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, ये हमने कल भी आपके सामने डिस्कस किया था। तो ये स्पर्श के आधार पर। इसके बाद आपका आ जाता है अंतःस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें आप अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार होते हैं, य र ल व। ये 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन ऊष्म अर्थात गर्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। 3 ये स, जिसको तालव्य स कहा जाता है, ये आपकी मूर्धन्य स है, और दंत्य स। ठीक है, तो इस श का उच्चारण करते समय जैसे आप च च च च च, तो श श श, और ट ट का उच्चारण करें, और जहां ट के उच्चारण में आपकी जीभ गई उसी जगह पर जो है इस श का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और दंत, दांतों का उच्चारण, दांतों को स्पर्श करते हुए इस वाली स का उच्चारण किया जाता है। तो इन तीनों ही स में जो है उच्चारण स्थान में क्या है, उच्चारण स्थान में जो है इसके विभिन्न स्थानों पर स्पर्श होते हुए इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उच्चारण का स्थान जो है अलग अलग है, बाकी सब सेम है। और जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से जो है उष्मा अर्थात गर्मी जो है उत्पन्न होती है। फिर हमने लास्ट में कल की क्लास में श्वास मात्रा के आधार पर बताया था। तो ठीक आज की क्लास में आप यहाँ से शुरू करेंगे श्वास मात्रा के आधार पर। तो श्वास मात्रा के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के 2 भेद हैं। पहला अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। चलिए, अब ये अल्प प्राण व्यंजन क्या है और महाप्राण व्यंजन क्या है, आइए इसको हम
अल्प प्राण व्यंजन होता है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा था ना, अल्प प्राण व्यंजन जिसमें वायु की मात्रा, श्वास मात्रा के आधार पर ही तो है ये, तो श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब थोड़ा, महा का मतलब ज्यादा। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय आपके मुख से वायु की मात्रा कम जो है होती है, ठीक है, वायु की मात्रा कम होती है, उस समय उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अब हिंदी भाषा के जो वर्ग हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और 5 जो ये वर्ग हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले जो हिंदी वर्ण का जो ये 5 वर्ग हैं, इनका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अब क वर्ग का पहला वर्ण है क, दूसरा है ख और तीसरा है ग। तो पहला और तीसरा और फिर 5वां, ये आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। क, क, ग, ड, सॉरी ड नहीं, ग, ठीक है। तो ये आपके जो हैं अल्प प्राण व्यंजन हैं, ठीक है। च वर्ग का पहला वर्ण च, तीसरा ज और 5वां आपका य। तो छ में आपकी जो वायु है वो ज्यादा निकलती है, ज में कम निकलती है और झ में भी ज्यादा निकलती है, तो वो आपके महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला च, तीसरा ज और 5वां य। ट वर्ग का पहला वर्ण ट, तीसरा वर्ण आपका ड और 5वां वर्ण ण, ठीक है। त वर्ग का पहला वर्ण त, तीसरा आपका द, 5वां वर्ण न। प वर्ग का पहला वर्ण प, तीसरा वर्ण ब और 5वां वर्ण म। तो लिख लीजिएगा, अल्प प्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है या होता है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ में इसके अतिरिक्त ड़, य, र, ल और व, ठीक है। ये भी आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। अल्प प्राण के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन के बाद दूसरा है महाप्राण व्यंजन, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा, वहां वायु की मात्रा कम आती थी और यहाँ पर वायु की मात्रा अधिक होती है, तो वे आपके क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। तो जैसे हमने कहा था, पहला, तीसरा और 5वां, जो 5 वर्ग हैं, उनके पहले, तीसरे और 5वें वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो बचा क्या, दूसरा और चौथा। तो जो बचे इन वर्गों में से दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। तो बस आपको वर्ग पता होने चाहिए, कौन कौन से वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और 5वां प वर्ग। इनके 5 वर्गों के आपको सबको तो सबको आती है। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये सभी को पता है। तो पहला, तीसरा और 5वां तो अल्प प्राण में आ गया, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण में। तो जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ण है ख, ठीक है। च वर्ग का दूसरा वर्ण है छ और ट वर्ग का दूसरा है ठ। ऐसे ही चौथा यहाँ घ, चौथा वर्ण झ, चौथा वर्ण ढ। त वर्ग का दूसरा थ और चौथा आपका ध। प वर्ग का दूसरा फ और चौथा आपका भ। तो इसको लिख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त ध, श, स, स, ह वर्ण भी महाप्राण व्यंजन आते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने आपको लिखाए हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। चलिए,
अब यहाँ पर आपने बच्चों, आपने वर्णों के दो भेद किए। हमने हिंदी वर्णमाला में बात की थी 52 वर्णों की, जिसमें हमने 11 स्वरों के बारे में पढ़ा। स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। फिर हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने कहा व्यंजनों के दो अलग अलग आधारों पर भेद किए गए हैं, श्वास मात्रा के आधार पर और दूसरा आपका स्पर्श के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर तो आपने स्पर्श व्यंजन हो गए और अंतःस्थ व्यंजन हो गए और उस व्यंजन हो गई, और आपका जो श्वास मात्रा के आधार पर हमने भेद किए हैं, इसमें भी आपके दो भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो देखिए जो आपके स्पर्श व्यंजन है इसमें 5 वर्ग हैं और इसके अलग अलग, पहला वर्ग क वर्ग है, इसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य। दूसरा आपका च है, जो कि तालु को स्पर्श करने से जिन्हें तालव्य कहा जाएगा। तीसरा आपका ठ है, ट है, ट वर्ग है, तो ट वर्ग में उसका जो उच्चारण होता है वो हमारी मूर्धा को स्पर्श करने से होता है। हमारे मुख के अंदर जो है जीभ हमारी मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है, तो इन्हें मूर्धन्य। फिर आपका त वर्ग जो हमारे दांतों को स्पर्श करती है, जीभ हमारी दांत को स्पर्श करेगी जब हम त वर्ग का उच्चारण करेंगे, तो इन्हें दंत्य। और फिर प वर्ग का उच्चारण हमारे होठों से होता है, तो जो ओष्ठ्य है या ओष्ठ्य वर्ग है, इसका नाम यहाँ पर पढ़ा था। फिर हमने आपका अंतःस्थ व्यंजन की हमने बात की थी, फिर हमने ओस व्यंजन की बात की। महाप्राण में और अल्प प्राण में यहाँ पर हमने इन 5 वर्गों से ही कहा कि अल्प प्राण व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट और जो 5 वर्ग हैं, इनके पहले, तीसरे और 5वें वर्ण जो हैं अल्प प्राण व्यंजन में है। साथ में यहाँ पर ड़, य, र, ल, व ये भी आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। ठीक है, फिर महाप्राण व्यंजन में आपका तो दूसरा और चौथा वर्ण है, ये बच जाता है, तो ये आपका महाप्राण व्यंजन में आता है। साथ में कुछ अतिरिक्त यहाँ पर वर्ण है, वो भी आपने लिखे हैं। चलिए इतना लिखें, फिर हम संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन आ जाता है। संयुक्त व्यंजन आपके हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है और इनका निर्माण कैसे होता है। हमने कहा स्वर आपके स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये आपके संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाए, तो देखिए पहला हमारा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। आपने ऊपर भी पढ़ा है कि 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो आपका अक्षर संयुक्त व्यंजन है, ये स्वर रहित क और श के मेल से बना है अक्षर। ये स्वर रहित त और र से मिलकर आपका त्र बनता है, जैसे यहाँ यक्ष, दक्ष और तक्षक। ठीक है, त से आपका त्र बनता है, आधा ये स्वर रहित त है और ये आपका र है। स्वर रहित ज और यो से आपका ज्ञ बनता है और स्वर रहित श और र से आपका श्र बनता है। तो इनको आप लिख लेंगे। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन आपका स्वर सहित होता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, जिसमें एक स्वर रहित व्यंजन है और दूसरा आपका स्वर सहित व्यंजन है। यानी एक में स्वर नहीं है, इसलिए हलंत लगा है। जैसे अक्षर बना है आपका क और श से, तो यहाँ पर क आपका स्वर रहित है और जो श है वो आपका स्वर सहित है। आपका त्र जो है त और र से बना है, जिसमें त आपका स्वर रहित है और र आपका स्वर सहित है। जो आपका ज्ञ है, इसमें ज आपका स्वर रहित है और यो आपका क्या है, स्वर सहित है। जो आपका स है, श्र है, वो स स्वर रहित और र स्वर सहित से मिलकर बना है। तो यहाँ ये आपके 4 संयुक्ताक्षर हैं। 4 आपके यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्ताक्षर हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद द्वित्व व्यंजन, जिसमें हम डबल कहते हैं। तो जब भी आपके पास एक स्वर रहित
और एक स्वर सहित यहाँ पर आ जाता है, तो जैसे पक्का, छक्का, च और च, आधा च और च, तो कच्चा बच्चा, ज और आधा ज, तो इस तरह से छज्जा और मज्जा। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसमें भी आपका पहला स्वर रहित है और दूसरा आपका जो है स्वर सहित है। तो इसमें देखिए कट्टा, सट्टा, छत्ता, पत्ता, सत्ता, छिन्न, भिन्न, तो ये आपके क्या है, द्वित्व व्यंजन है। इसके बाद आपका वर्ण विचार में आ जाता है। कुछ अतिरिक्त वर्णों की हम यहाँ बात कर रहे थे। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीवा है वो ऊपर उठती है और मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपका यहाँ पर ड़, ठीक है, ड़ ऊपर उठेगी ड़, और देखो आपकी मूर्धा को स्पर्श तो करेगी लेकिन तुरंत नीचे आ जाएगी। और देखियो ढ अलग है, ढ आपने मूर्धा को किया ढ, ठीक है, तो ये आपके अतिरिक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। इनकी विशेषता ये है कि इनसे आप कभी भी शब्द आरंभ नहीं करेंगे। इनका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में होता है, जैसे पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़, ठीक है, गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई, बाढ़, ठीक है, आदि जो है। संयुक्त व्यंजन के बाद फिर आपके अतिरिक्त व्यंजन, फिर अतिरिक्त व्यंजन के बाद संयुक्ताक्षर की हम बात करते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? तो देखिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे ही हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आधा क, ठीक है, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अनेक शब्द हैं। वक्त हो गया, संयुक्त, स्वाद, स्वाधीन, स्थान, विस्थापित, युद्ध, शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्वर, ये स्वर रहित हैं सभी, और ये सभी आपके स्वर सहित हैं। ये स्वर सहित हैं, इनमें स्वर है, ठीक है। फिर आता है इसमें रौ का संयोग। रौ का आप संयोग किस तरह से करते हैं? रौ का संयोग, तो रॉ के संयोग में सबसे अधिक गलतियां होने की संभावना होती है। रॉ के संयोग के 4 नियम हैं। तो 4 तरह से हम रॉ को क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो देखिए, पहला है इस प्रकार से, आपने रॉ को कई प्रकार से देखा होगा। कई बार आपने रॉ को शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से लगा देखा है, कई बार आपने रॉ को इस तरह से देखा है, ठीक है, और कई बार आप रॉ को, जैसे आप ट लिखते हैं ना, तो इस तरह से ट्र। तो ये कहाँ कहाँ किस प्रकार से लगते हैं ये भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब रॉ जो है स्वर रहित होता है, जिसे हम रेफ भी कहते हैं, यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ये देखिए र और य, ठीक है, ये स्वर रहित है। तो सूर्य, तो सु आधा र हमने पहले पढ़ा और बाद में य बोला, सूर्य, ठीक है, र और द, तो इसको ऊपर लगाया। लेकिन मर्द, र को हमने उच्चारण पहले करेंगे, लिखेंगे अगले वाले वर्ण के ऊपर से। तो र और म, तो देखो धर्म, तो उच्चारण पहले आता है। दूसरा है, इस तरह से भी आपने कई बार देखा होगा कि र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर, यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके पैरों पर लगाया जाता है। तो जैसे त, छत्र हो गया। अब र से पहले यहाँ पर ये तो त और र, ये तो त्र है, संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा है ना ऊपर, आधा त और र, त्र हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी क्यों यहाँ पे त्र आया? देखो, र से पहले यहाँ पर क्या था? स्वर रहित था, तो ये त पर र लगा दिया, त्र हो गया, ठीक है। इसी तरह से र से पहले स्वर रहित व्यंजन है क, तो ये जो र है ना, इसके नीचे लगेगा, ठीक है। तो ये क पहले है स्वर रहित और र बाद में है, तो चक्र एक शब्द यहाँ पर आया। ऐसे ही र से पहले प है तो प्र हो जाता है, तो ये आपका
तो नियम क्या है कि यदि र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके पैरों पर लगाया जाता है। फिर इस तरह से र आप कब लगाते हैं, जब ट और ढ के, ठीक है, ट और ड के साथ, ठीक है, ट और ड के साथ र का प्रयोग उसके नीचे जो है दो तिरछी रेखाओं के रूप में लगाया जाता है। जैसे अगर ट स्वर रहित है उसके बाद र आ जाए तो वो ट्र हो जाएगा, और ड अगर स्वर रहित है उसके बाद र आए तो वो ड्र हो जाएगा। तो इसका भी आप ध्यान देंगे। और सौ के साथ जो आपके तालव्य स है उसके साथ र जोड़ने पर श्र, और इसके साथ जोड़ने पर र का संयोग होने पर वो आधा श और त्र बन जाता है। तो ये सौ संबंधी कुछ नियम हैं, इनको भी आप लिखें, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका विच्छेद का अर्थ क्या है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो वर्ण विच्छेद क्या हो जाता है, वर्ण विच्छेद, तो देखिए बच्चों, वर्ण वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद जैसे आपने एक सिंपल सा शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले कमल शब्द आपने लिखा। अब हमने क्या कहा था, कोई भी जो व्यंजन है, क व्यंजन है, क में अ का स्वर जुड़ा होता है तो यहाँ अ लिखेंगे। फिर म में भी अ का स्वर जुड़ा होगा, इसमें भी आप अ लिखेंगे। फिर धन ल स्वर रहित धन अ, ठीक है। वर्ण विच्छेद की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक शब्द यहाँ पर हम लेते हैं, ये तो सिंपल सा शब्द था, ठीक है। ये चलिए अब हम कमल न लिख करके कोमल लिखते हैं। तो कोमल का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। पहले तो क स्वर रहित होगा और क में लगी है ओ की मात्रा, तो यहाँ पर ओ आप पूरा लिखेंगे। धन म, धन अ, धन ल, धन अ, ठीक है। अब देखिए मोती शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। म पर म स्वर रहित धन, इसमें औ की मात्रा जुड़ी है। धन स स्वर रहित धन, इसमें ई की मात्रा जुड़ी है, तो पूरा ई लिखना है आपको। इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्णों को विच्छेदित करते हैं, वर्णों का विच्छेद करते हैं। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। चलिए, पीतल हो गया, किताब हो गया, कृपालु हो गया, पीतल, पीतल शब्द का वर्ण विच्छेद प स्वर रहित धन ई, बड़ी ई की मात्रा है, धन त स्वर रहित धन अ, धन ल स्वर रहित धन अ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, वर्ण विच्छेद हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी हम ले लेते हैं। चलिए, आरी, आरी का वर्ण विच्छेद करना है। तो आ को तो आप आ ही लिखेंगे, ठीक है। धन र, धन ई, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ कहा सफाई, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स धन अ, धन फ, धन आ, धन ई। अब इसको तो नहीं तोड़ेंगे ना आप, ये तो आपका स्वर है, स्वर को तो नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, तो स्वर को आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है। आपने जैसे लिखा आलू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आगे भी आपके सामने भी यहाँ पर भी था। अच्छा, आलू, चलिए यहाँ से भी समझ लेते हैं। पीतल हमने कर दिया था, कचालू, क हलंत स्वर रहित अ,
च धन आ, इसमें आ की मात्रा है, ल धन इसमें उ की मात्रा है, ठीक है। फिर देखिए करेला, करेला क धन अ धन र में अ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ल धन ल के साथ आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, जिसकी मात्रा है वही आपको तोड़ के लिखना है। कंग, तो क में अंग की मात्रा है, ग धन अ धन न धन अ। ऐसे ही किताब, क धन इ, त धन आ, ब धन अ, किताब किताब। कृपालु, कृ ये आपकी री की मात्रा, ये बताया था ना ऊपर, ये आपकी री की मात्रा है, तो क धन री धन प पे आ की मात्रा, धन ल धन उ। लठैत, ल धन अ, ठ धन आई की मात्रा है तो आई आएगा, त धन अ। नौकर, नौ धन औ धन क धन अ धन र धन अ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको कर सकते हैं, ये आपके वर्ण विच्छेद हैं। और आज की क्लास में बच्चों हमने यहाँ पर वर्णों से संबंधित सभी जो टॉपिक थे वो हम कर चुके हैं। तो क्या क्या चीजें हमने सीखी हैं, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारण ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। और 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे अक्ष, त्रौद्यों और श, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज की क्लास में वर्ण विचार खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सभी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।